मैम ने करवा दिया था। तो आप ये बताएं, प्रथम सूत्र से प्रारंभ करें या फिर जहां तक पढ़ा दिया था उससे आगे करें? सर प्रथम पहले से ही सूत्र से करवा करो। दीजिए, पहले से ही करवा दीजिए सर। हाँ पहले से, क्योंकि ये जो पहले सूत्र है 5-10 सूत्र, इनमें पूरे संपूर्ण योग दर्शन की भूमिका है। अगर 10 सूत्रों को लगभग आप समझ लेते हो, 10 से 15 सूत्रों को, तो फिर आगे योग दर्शन में आपको समस्या नहीं आएगी। चलिए, तो पहला सूत्र हमारा क्या है? अथ योगानुशासनम। अथ शब्द का अर्थ क्या है? प्रारंभ करना। अब हम प्रारंभ करते हैं योग का अनुशासन। योग क्या है? योग की क्या परिभाषा है? तो योग का अनुशासन प्रारंभ कर रहे हैं। योग 3 धातुओं से बना है। यहाँ पर एक प्रश्न आ सकता है भाई कि योग कौन कौन सी धातु से बना है? तो प्रथम धातु है युज समाधौ। युज, ये जो नीचे हलंत है, युज समाधौ। प्रश्न ये भी आ सकता है, ये धातु कौन से गण की है? तो ये धातु हमारी दिवादी गण की धातु। ये जो हमारे महर्षि पाणिनि जी हुए हैं, उन्होंने पंच उपदेश लिखे हैं। पंच उपदेशों में से एक धातु पाठ है, उसमें ये सभी धातुएं हैं। तो युज समाधौ एक अर्थ में है, समाधि अर्थ में प्रयोग हुआ है। युज संयम ने, ये धातु है संयमित अर्थ में प्रयोग हुई है। ठीक है, ये धातु है चुरादी गण की। एक धातु और है युजिर योगे, वो धातु हमारी रुदादी गण की। इस चीज को आप नोट कर ले, पेन कॉपी लेकर के अवश्य बैठे। तो ये प्रश्न आ सकते हैं इसमें थे। अब योग अनुशासनम। अब हम योग का अनुशासन, अनुशासन शब्द क्या है? अनुशासन कहने का मतलब कि उपदेश करना। जो अनुशासन पीछे से चलता आ रहा है, अर्थात जो हमारे ऋषि महर्षि हुए हैं, उन्होंने अपनी योग की परंपरा को, दिनचर्या को, जिस प्रकार वो जीते थे, जिस प्रकार उन्होंने योग को अनुभव किया, वो अनुभव को अब यहाँ बताना चाह रहे हैं, वो शुरू करना चाह रहे हैं। तो इस उपदेश को अब ये शुरू करेंगे, अथ योगानुशासन, अर्थात योग के अनुशासन को। ठीक है, और यहाँ क्या प्रश्न बन सकता है? यहाँ पर योग है समाधि, महर्षि व्यास जी ने क्या कहा है? योग समाधि है। ठीक है, ये महर्षि व्यास जी की परिभाषा है। और क्या बन सकता है? क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम इति चित्त भूमय है। ये 5 प्रकार की चित्त भूमियां हैं। ठीक है, इनको समझा देते हैं यहीं पर। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध क्या है? क्षिप्त अवस्था क्या होती है? क्षिप्त अवस्था में क्या होता है कि रजोगुण प्रधान होता है एक प्रकार से। इसमें नीचे व्याख्या में दिया होगा। हाँ, क्षिप्त अवस्था जिस अवस्था में चित्त को विविध विषयों में तीव्रता से चलाता है, उस अवस्था को क्षिप्त। उस अवस्था में जो कार्य हानिकारक होते हैं, उन कार्यों को भी वह करके अच्छे से करता है, कर बैठता है। हानिकारक कार्यों को भी कर बैठता है। इस अवस्था में रजोगुण की प्रधानता होती है, सत्वगुण तमोगुण गौण रहता है। ठीक है, चलो, ये क्या कहना चाह रहे हैं? क्षिप्त अवस्था में कौन सा गुण प्रधान रहेगा? रजोगुण प्रधान रहेगा। रजोगुण प्रधान रहेगा तो रजोगुण का धर्म क्या है? रजोगुण, वो 3 धर्म बताए ना, वो कौन कौन से हैं? प्रकाश, क्रिया, स्थितिशील। तो क्षिप्त अवस्था में पहले हमारा रहेगा वो क्रिया। रजो क्रिया। हाँ, तो क्रिया गुण अगर हमारा वो रहेगा, क्रियाशील रहेगा, तो हमारी जो चित्त की वृत्तियां हैं, चित्त जो हमारा है, वो एक जगह पर स्थिर नहीं रह पाएगा, अलग अलग विषयों की इच्छा करेगा वो। ठीक है, कि भाई क्रियाशील है, जैसे इसको आप ऐसे समझे कि एक व्यक्ति, एक महिला है, जैसे एक महिला दुकान में चली गई, दुकान में जाकर के वो भाई अपने कपड़े देखने चली गई। कभी वो एक कपड़ा देखते, कभी वो दूसरा कपड़ा देखते, कभी वो तीसरा कपड़ा देखते, तो वहां पर उसका चित्त स्थिर नहीं है, अलग अलग उसका चित्त। कभी यहाँ देखते तो वहां उस समय क्या रहता है? उसका रजोगुण
प्रभावित रहता है। ठीक है, इसके कारण रजोगुण अर्थात क्षिप्त अवस्था में इसी कारण हमें दुख भी उत्पन्न होता है, इसी अवस्था के कारण कि भाई एक कपड़ा है, वो अलग अलग कपड़े, बहुत प्रकार के कपड़े देख लिए उसने, जैसे अब वो वहां पर एक जोड़ी ले लेती है और फिर ये सोचते कि यार वो भी मिल जाता तो ठीक था। अब भाई इतना आर्थिक स्थिति से संपन्न नहीं है, तो भाई वो वहां दुख भी उत्पन्न कर देती है ये स्थिति। ठीक है, अगली अवस्था क्या है हमारी, मूढ़ अवस्था। निद्रा तंद्रा आलस्य मूर्छा आदि अवस्थाओं में जीवात्मा को जो विशेष ज्ञान नहीं होता अथवा विशेष ज्ञान नहीं कर पाता, उसको मूढ़ अवस्था कहते हैं। ये अवस्था में सत्व एवं रजोगुण अप्रधान रहते, तमोगुण प्रधान रहता है। तमोगुण का धर्म क्या है, स्थिति। ठीक है, जब स्थिति रहेगी तो वो भाई निद्रा आलस्य में निरंतर रहेगा। इस कारण चित्त में अज्ञानता आएगी, अज्ञानता, और वो बुद्धि में जड़ता आएगी, चित्त में जड़ता आएगी, विषयों के प्रति यथार्थ ज्ञान का अभाव रहेगा इस अवस्था में आपको, है ना, कि भाई ये चीज ठीक है, ये चीज ठीक नहीं है। जैसे प्रकृति और पुरुष है ना, और प्रकृति और पुरुष में भेद नहीं कर पाता, अर्थात उसका मूड व्यक्ति होता है, वो अज्ञान व्यक्ति होता है एक तरफ से। ठीक है, वो कह देते हैं ना कि भाई मंद बुद्धि तो नहीं, सॉरी, उसको कहते हैं कि मूड व्यक्ति ही कहेंगे उसको। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, आपको एक बार समझ में आ जाए, पहले भी आपको क्लियर होंगी। क्षिप्त मूड विक्षिप्त अवस्था क्या है, जिस अवस्था में मनुष्य किसी विशेष विषय पर अपने चित्त को एकाग्र करने का प्रयास करता है तो चित्त में कुछ एकाग्रता आती है, परंतु वह स्थिति किसी बाधक कारण से भंग हो जाती है, उसको विक्षिप्त अवस्था कहते हैं। बाधक कारण बाह्य आभ्यंतर नाम से दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, वो तीव्र स्पर्श रूप आदि हो गई और आलस्य निद्रा आदि मनोकायक हो गई। तो इसमें क्या कहा कि विक्षिप्त अवस्था है, ये रजोगुणी अवस्था है, इसमें रजोगुण प्रधान रहता है, किंतु कभी कभी इस अवस्था में सत्व गुण का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, और इस अवस्था में चित्त में रजोगुण बढ़ता है तो वह बहिर्मुखी हो जाता है, अर्थात बाहर की दुनिया से संबंध रखने लगता है। और जब इस अवस्था में सत्वगुण प्रधान हो जाता है थोड़ा सा, और तब वो अंतर्मुखी हो जाता है, अंदर के अंदर अपने चित्त में और अपनी आत्मा की तरफ देखता है, वैराग्य भाव उत्पन्न होने लगता है, यार क्या है ये जिंदगी, क्या है ये दुनिया। तो ये दोनों प्रकार की अवस्था इसमें रहती है। ठीक है, शॉर्ट बता रहा हूं मैं आपको, समझ में तो आ रहा है ना, क्योंकि समय हमारे पास कम है और पूरा करना है सिलेबस। जी जी सर, आ रहा है। हाँ, एकाग्र अवस्था क्या है आपकी, जिस अवस्था में योगाभ्यासी विवेक वैराग्य और अभ्यास के द्वारा अपने चित्त को योग के लिए अपेक्षित किसी एक विषय में अधिकार पूर्वक बहुत काल पर्यंत स्थित कर लेता है, उसको एकाग्र अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में संप्रज्ञात समाधि होती है। चलो इसको अब हम बताएंगे, एकाग्र अवस्था क्या है। एकाग्र अवस्था में सत्व गुण प्रधान रहता है, रज और तम गुण गौण रहता है। ये देखो, सत्व गुण प्रधान, रज व तम, ये गौण रहता है। रज का भी कार्य है यहाँ पर, तम का भी कार्य है। ये सत्व गुण को ही क्या करते हैं, रज का क्या है, रज क्रियाशील है इसका स्वभाव, तो रज क्या करेगा, उस सात्विक गुण को क्रियाशील निरंतरता से बनाए रखेगा, भंग नहीं होने देगा। और जो तम है, वो तम क्या करेगा, तमोगुण उस सात्विक वृत्ति को स्थिर रखता है, जिससे वह विषयों का यथार्थ ज्ञान चित्त में होने लगता है। ठीक है, साथ ही साथ वैराग्य भाव भी उत्पन्न होने लगता है इसी अवस्था में। कुछ आया समझ में, कहने का मतलब एकाग्र अवस्था में सत्व गुण प्रधान रहता है, सत्व गुण का जो धर्म है, जो स्वभाव है, वो प्रकाशशील है, प्रकाशशील होने के कारण जो जीवात्मा है वो क्या करता है, वो विवेक ख्याति हो जाती है, उसको यथार्थ ज्ञान हो जाता है उसको। उसको एक बार और ऊपर से बताएंगे आपको व्यास भाष्य में। निरुद्ध अवस्था क्या है इसमें समझ लो एक बार, जिस अवस्था में योगाभ्यासी संप्रज्ञात समाधि की ऊंची अवस्था को प्राप्त कर लेता है। संप्रज्ञात समाधि की ऊंची अवस्था कौन सी है, कोई बताएगा। निर्बीज समाधि, नहीं, असंप्रज्ञात विवेक ख्याति, असंप्रज्ञात समाधि से। देखो, वितर्क विचार आनंद यहाँ तक ठीक है, और अस्मिता जिसमें जीवात्मा अपना साक्षात्कार करता है, ठीक है,
वो संप्रज्ञात समाधि की उच्च अवस्था है। ठीक है, जब योगाभ्यासी संप्रज्ञात समाधि की उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेगा तो उस उच्च अवस्था में भी दोष दिखाई देने लगते हैं। पहले उसको वैराग्य हुआ, अपर वैराग्य हुआ, अपर वैराग्य होगा तो उसको विवेक ख्याति आएगी, विवेक ख्याति का मतलब बुद्धि, वो प्रकृति और पुरुष को अलग अलग जान पाएगा, यथार्थ ज्ञान मतलब कि ठीक ठीक ज्ञान कर पाएगा चीजों में वो। फिर उस विवेक ख्याति में भी वो दोष देखने लगता है कि भाई विवेक ख्याति तो सत्व गुण से युक्त है, और जो भाई जीव को तो भाई प्रकृति से हटना ही है, क्योंकि सत्व रज और तम प्रकृति के ही तो गुण है। वो सत्व गुण हटेगा, सत्व गुण जाएगा, तब जीवात्मा परमात्मा के साथ स्थित होगा ना। वैसे कैसे होगा? तब उसको ये बात ज्ञान में आ जाएगी, उसको जीवात्मा को, तब उसको परवैराग्य उत्पन्न होगा, और उस अवस्था में चित्त समस्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है। इसको निरुद्ध अवस्था कहते हैं। सभी क्या कहा था वो सूत्र निर्बीज समाधि का, तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्बीज समाधि। ठीक है, तो सभी उनका विषयों का भाई विरोध हो जाएगा, निरोध हो जाएगा, वृत्तियों का निरोध हो जाएगा। उस अवस्था को हम निरुद्ध अवस्था कहते हैं। और जब ये अवस्था उत्पन्न हो जाएगी हमारी, तो धीरे धीरे हमारी असंप्रज्ञात समाधि लग जाएगी। और जब हमारी असंप्रज्ञात समाधि लग जाएगी तो हमें ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा। तो प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं इस सूत्र में, ये देख लो एक बार आप। व्यास भाष्य में तो प्रश्न आने लगे हैं, इसलिए हम व्यास भाष्य को देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा। योग है समाधि, योग समाधि है सच सार्वभौम चित्त से धर्म है। ये सभी, ये समाधि चित्त की सभी भूमियों में विद्यमान रहती है। देखो ये पांच ये बता दिया चित्त भूमि, और क्या कहा? तत्र विक्षेप विक्षिपते चेतसी विक्षेप उपसर्जनी भूत समाधिर न योग पक्षे वर्तते। कि कहा जो विक्षेप तक है, क्षिप्त मूड और विक्षेप्त, ये समाधि पक्ष में नहीं गिने गए हैं। ठीक है, और एकाग्र और निरुद्ध, यह तू यस्तु यण संधि यहाँ पर, एकाग्रे चेतसी समुद्भूतम अर्थम। कि भाई जो एकाग्र चित्त है वो, और क्या कहा एकाग्र चित्त में क्या क्या है? प्रोज्यति क्षीणोति च क्लेश कर्म बंधनानि। कि भाई एकाग्र चित्त में सभी क्लेश कर्म बंध क्षीण हो जाते हैं, निरोध हो जाते हैं। और निरोध निरोधम अभिमुखम करोति से संप्रज्ञातो योग इत्यादि। चलो ये काम की नहीं है, इतना समझो इसमें कि ये जो हमारी क्षिप्त और मूड और विक्षिप्त, ये समाधि पक्ष में नहीं गिनी गई है। समाधि पक्ष में कौन कौन सी गिनी गई है? निरुद्ध और एकाग्र। ये ज्ञात पहले से ही आपको अवगत होगा इस बात का तो। और क्या कहा? ये संप्रज्ञात वितर्क विचार आनंद स्मिता, ये तो ठीक है। सर्ववृत्ति निरोधान तत्व संप्रज्ञात समाधि। चलो ठीक है, सूत्र हमारा क्लियर हो गया है। भूमिया हमने बता दी। योग चित्त वृत्ति निरोध है। अब योग का लक्षण देखो, अवतरणिका, इसको कहीं कहीं अनुवृत्ति भी बोल देते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ एक, मैंने तो इसका अर्थ समझा सीढ़ी, अगला चरण। ठीक है, तो अब अगला चरण क्या है? योग का अनुशासन, योग शास्त्र प्रारंभ कर दिया, तस्य उस, उसका किसका? उस योग का लक्षणम, जो लक्षण है वो अभी हम लक्षण बताएंगे। अब वो लक्षण क्या है? योग चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त वृत्तियों का निरोध योग है। ठीक है, क्लियर है इतना। इसमें क्या क्या आ सकता है? चित्तम ही प्रख्या प्रवृत्ति स्थिति शीलम। ये देख लो भाई, चित्त ही क्या है? प्रख्या प्रकाशशील प्रवृत्ति रजोगुण का है ये, और स्थितिशील, स्थितिशील तमोगुण का वो है धर्म। और क्या है इसमें? तदेव धर्म, और कुछ नहीं है जो इसमें काम का नहीं करेंगे। यहाँ धर्ममेध समाधि है। धर्ममेध समाधि अभी बता दूं या आगे पढ़ोगे? बताओ, प्रसंख्यान किसे कहा है? सर धर्ममेध मेरा एक समाधि। क्वेश्चन था। जी बिल्कुल। सर आपने बोला कि एकाग्र जो चित्त होता है तो उसी में संप्रज्ञात समाधि के सभी टाइप आ जाएंगे ना? जी बिल्कुल। ओके, और फिर और निरुद्ध चित्त में एकाग्र आपने अवस्था एक प्रकार से ये समझो, देखो एकाग्र अवस्था कब आएगी आपकी? जब आप अभ्यास वगैरह के कर चुके होगे, विवेक ख्याति आपकी आ चुकी होगी,
और जो वितर्क, विचार और आनंद, ये जो तीन स्थितियां हैं, इनको आप पार कर चुके होगे। और तब अस्मिता, जब विवेक ख्याति, जो वो क्या कहते हैं अस्मिता, जब जीवन को अपना वो पूरा ज्ञान हो जाता है ना, तब वो संप्रज्ञात समाधि की परिपक्व अवस्था है। और जो संप्रज्ञात समाधि की परिपक्व अवस्था है वो एकाग्र अवस्था मान लो उसको आप, ठीक है। एकाग्र अवस्था में और फिर संप्रज्ञात। निरुद्ध में तो आपका कहना है कि निरुद्ध जब चित्त रहेगा तब सब वृत्तियों का निरोध हो गया होगा, हाँ जैसे कि उस समय। निर्विचार समाधि। जी। ओके, ओके, थैंक यू। चलो, ये फिर बता दी क्या। अब क्या कहा, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। पीछे क्या कहा इन्होंने कि भाई योग चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त वृत्तियों का निरोध योग है। अब क्या कहा, तद अवस्थे, उस अवस्था में चेतसी, चित्त विषयाभावात, विषयों का अभाव हो जाएगा। बुद्धि बोधात्मा पुरुष है किम स्वभाव है। इसको ज्यादा ध्यान मत देना, इस पे आप ये सोचना कि भाई जो पीछे से जो बात कह रहा है वो क्या कह रहा है, ये प्रसंग बन रहा है हमारा एक। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, तदा, तब, जब जो हमारी चित्त वृत्ति है वो निरोध हो जाएंगी। द्रष्टु जीवात्मा स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाएगा। अपने स्वरूप में कैसे अवस्थित हो जाएगा, स्वरूप प्रतिष्ठा। देखो, इसका आधा अर्थ नहीं करना है, पूरा अर्थ करना है। आधा अर्थ करते हैं कुछ लोग, स्वरूप कहते हैं कि भाई तब जीवात्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। एक बात बताओ, जीवात्मा अपने स्वरूप में स्थित रहेगा तो उसके क्लेश कर्म जो है, क्लेश बंधन जो है, वो अच्छी प्रकार से क्षीण नहीं हो पाते। जब जीवात्मा या तो चित्त के साथ रहेगा या फिर परमात्मा के साथ। और जब परमात्मा के साथ रहेगा तो तो क्या होगा, उसके सभी क्लेश, सभी कर्म, सभी संस्कार सब नष्ट हो जाते हैं। तो ये बात इसमें कहने चाह रहे हैं व्यास जी। स्वरूप प्रतिष्ठा तदिदानीम चिति शक्ति, जो जीवात्मा चिति, देखो जहां डबल ये चित्त, जहां इसमें डबल त आ जाए इसको लेना आप चित्त, जो हम चित्त कह रहे हैं। और जहां चित्ती, केवल चित्त आ जाए, डबल त ना आए, चित्ती आ जाए, उसको लेना आप जीवात्मा, ठीक है। चित्ती इसलिए ये स्त्रीलिंग है। तो क्या कहा, स्वरूप प्रतिष्ठा तदिदानीम चिति शक्ति यथा कैवल्य। इस पाद में इन्होंने समाधि पाद में कैवल्य का स्वरूप बता दिया। इस सूत्र में प्रश्न आ गया, कैवल्य का स्वरूप समाधि पाद में किस सूत्र में है, तो तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। और इसका अर्थ क्या है, तब जब वृत्तियां निरोध हो जाती है तब जीवात्मा अपने स्वरूप के साथ साथ परमात्मा के साथ अवस्थित हो जाता है, ठीक है। सभी पादों में एक एक सूत्र है उसका, कैवल्य का, ठीक है। तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम यहाँ हो गया। दूसरे पाद में कौन सा पता है किसी को, कैवल्य का स्वरूप वहां है, तदा भावात संयोगा भावो दृश्य कैवल्य में। ये शायद दूसरे का 21-22वां सूत्र है शायद। जी, और जी, जी सर। तीसरे पाद में कौन सा कैवल्य का स्वरूप बताओ। 25 अच्छा, और तद कैवल्य का वैराग्य वृद्धि दोष बीज क्षय कैवल्यम। नहीं नहीं, वहां कैवल्य का स्वरूप है तीसरे पाद में, सत्व पुरुष शुद्धि सामय कैवल्यमिति, है ना। थोड़ा सा सूत्रों को अर्थों सहित याद करना शुरू करो। पहले सूत्र लिखो और फिर एक एक सूत्र का पेंसिल से अर्थ लिखो। योग दर्शन से याद मत करो, कॉपी में सभी सूत्र उतार लो। सभी सूत्र उतारने के बाद बस एक एक सूत्र का अर्थ लिखो। तदा, तब, दृष्टु जीवात्मा स्वरूपे, अपने स्वरूप में अवस्थानम अवस्थित हो जाता है। एक एक सूत्र का पेंसिल से अर्थ लिख लो और उस हिंदी के साथ साथ मन में उन सूत्रों को दोहराओगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और आप ऐसे बोलते रहोगे, कुछ भूलोगे नहीं। आगे चौथे पाद में और पांचवें पाद में तो वो है ही, कौन सा है वो, चौथे पाद में वो पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिपृष्ठ कैवल्यम स्वरूप का है। सर ये भी इस तो है ना, कैवल्य का ही है ना ये सर, तद वैराग्य दपि दोष बीज क्षय कैवल्यम। हाँ हाँ, ये भी तो है। हाँ वही बोला था मैंने सर। चलो, मैं ही नहीं सुन पाया हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ भी लिखा है, स्वरूप प्रतिष्ठा तदिदनम इदानीम चिति शक्ति यथा कैवल्य।
महर्षि व्यास जी ने लिखा है कि मोक्ष मोक्ष अवस्था में जीवात्मा जिस प्रकार अपने शुद्ध रूप को जानता हुआ परमात्मा के आनंद का अनुभव करता है, उसी प्रकार योगी इस शरीर में अपने विशुद्ध स्वरूप को जानता हुआ ईश्वर में मग्न होकर उससे आनंद का अनुभव करता है। अर्थात जीवात्मा पुरुष के साथ अवस्थित रहता है। अब क्या कहा कि व्युत्थान चित्ते तु सती तथापि भवन्ति न तथा। व्युत्थान चित्त से आप लेना कि जो समाधिर पक्ष न वर्तते, पीछे आया था ना कि भाई समाधि पक्ष में हम उनको नहीं लेते, उन वृत्तियों को, उन भूमियों को। वो कौन कौन सी भूमियां हैं? 3 भूमियां हैं। क्षिप्त मूड विक्षिप्त। हाँ, वो उसको स्टार्टिंग कैसे? व्युत्थान समझो। और ये जो एकाग्र और निरुद्ध है उसको क्या समझेंगे? स्थान चित्त, समाधि चित्त। समाहित चित्त। ठीक है। अब क्या बताया? वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, अर्थात जब जीवात्मा तब व्युत्थान चित्त में होता है, इसमें क्या चित्त की व्युत्थान अवस्था में जीवात्मा अपरिवर्तनशील होता हुआ। अब चित्त क्या अपरिवर्तनशील है? चित्त परिणामी है या अपरिणामी है वो जीवात्मा? ये प्रसंग आगे आएगा चौथे पाद में, किसी ने पहले पढ़ा हो तो बता सकते हो। चित्त तो परिणामी है सर। जी, और जीवात्मा जो है वो अपरिणामी है। किंतु वृत्ति सारूप्यम, क्या कहा? चित्त की व्युत्थान अवस्था में जीवात्मा अपरिवर्तनशील होता हुआ भी स्वयं को वैसा अनुभव नहीं करता, अर्थात परिवर्तनशील अनुभव करता है। तो किस रूप होता है वो, कैसे होता है वो अगले सूत्र में बताएंगे। तो क्या बताया? वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वो वृत्तियों के अनुसार देखता है। ठीक है। इतरत्र, इससे अलग। ठीक है। इतरत्र का अर्थ क्या है यहाँ पर? निरुद्ध अवस्था और एकाग्र अवस्था से भिन्न जो अवस्था है, वो क्षिप्त मूड और विक्षिप्त वाली जो अवस्था है, उसमें वृत्तियों के अनुसार जीवात्मा अपने आप को देखता है। अब चित्त क्या है? चित्त को शास्त्रों में स्फटिक मणि के समान बताया है। स्फटिक मणि को जैसे एक कांच की एक बोल मान लो आप, पूरी अच्छी सुंदर नई अभी अभी बनाई है ये कांच की बोल हमने, पूरा पारदर्शी है। अब आप इस पर एक लाइट मारोगे लाल कलर की, तो ये पूरी लाल लाल दिखेगी या नहीं दिखेगी? जी। दिखाई देगी। और जीवात्मा इसको देख रहा है। जीवात्मा इसको देखेगा तो ये भी इसके समान ही अपने आप को ग्रहण करने लगता है। आया कुछ क्लियर हुआ? जैसे कोई किसी को कहता है कि अरे तू तो मोटा है, या सबसे अच्छा उदाहरण लगा लो, अन्यथा मत लेना, कि जैसे कोई 27-28 साल की महिला है, उसको कोई आंटी कह देता है, तो कहेगी अरे तुझे कहाँ से आंटी लग रही हूं मैं? तो वो क्यों, उसने तुरंत अपने आप को वैसा ही जान लिया कि भाई हाँ ये मैं आंटी लग रही हूँ। अंदर से उसको क्रोध आया ना तुरंत से तुरंत, क्योंकि उस किसी ने उसको कहा और उसने उसने वैसा ही स्वरूप ग्रहण, उसने अपनी श्रोत्र इंद्रिय से उसने सुना, चित्त ने उसको ग्रहण किया, चित्त वैसा ही आंटी जैसा दिखने लगा, और उस जीवात्मा ने देख लिया कि भाई हाँ तो हो लिया आंटी जैसा। तो वैसा मतलब जीवात्मा जैसा देखता है वैसा अपने आप को ग्रहण कर लेता है। ठीक है। क्लियर है ये सूत्र, या कुछ और उदाहरण बताएं इसमें? बताओ, बोलो। क्या बोले, स्फटिक मणि के बारे में फिर से बता देंगे वो कहानी? स्फटिक मणि क्या होती है? स्फटिक मणि, मणि समझते हो? मणि क्या है? हीरे जैसी होती है, कांच की होती है, जो शीशा दर्पण मान लो चित्त को आप एक प्रकार से। ठीक है। तो स्फटिक मणि कैसी होती है? पूरी कांच की होती है ये। जब इसके ऊपर आप लाइट मारते हो, कोई किसी प्रकार का प्रकाश डालोगे, तो वो पूरी वैसी प्रकाश को ग्रहण कर लेगी। लाल कलर का होगा तो लाल दिखने लग जाएगी ये। हरे कलर को मारोगे आप, हरे कलर की लाइट मारोगे तो हरी हरी दिखने लग जाएगी ये। जब ये ऐसी दिखेगी, तो जो जीवात्मा है वो भी तदाकार पत्तौ, चौथे पाद में पढ़ोगे, जीवात्मा भी उसको उसी के आकार के समान अपने आप को देखने लगता है। जैसी ये है वैसी अपने आप को देखने लगता है। समझ गया? जी जी सर। जी।
इसमें क्या आ सकता है? एकमेव दर्शनम ख्याति तीरेव दर्शनम व्युत्थाने चित्तस्य वृत्ति विशिष्ट वृत्ति पुरुष चित्तस्य। देखो, चित्त को अयस्कांत मणि के समान बताया है यहाँ पर, ये प्रश्न आ सकता है। चित्त को अयस्कांत मणि के किसके समान बताया है? तो अयस्कांत मणि बोला। अयस्कांत मणि मतलब चुंबक होता है। विषय क्या है? विषय लोहे के समान होते हैं, और चित्त क्या होता है? चुंबक के समान होता है। तो विषयों को एकदम ग्रहण करने के लिए आतुर रहता है, एक प्रकार से ये बताना चाह रहे हैं। ज्यादा वो नहीं है, बड़ी मुश्किल से पूछ सकते भी हैं, पूछ भी सकते तो आप बता देना इसको। नोट कर लो, ज्यादा बड़ी बात नहीं है नोट करने के लिए। अब क्या कहा? वे वृत्तियां बहुत होने पर भी निरोध करने योग्य हैं। ठीक है, चित्त की वृत्तियां 5 प्रकार के, वो आगे सूत्र में बताएंगे। ये सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। वृत्त है पंचतय्य क्लिष्टा अक्लिष्टा। वृत्ति 5 प्रकार की होती हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। ठीक है, क्लिष्ट मतलब सुख को उत्पन्न कर, दुख देने वाली। अक्लिष्ट जो दुख को ना दे, जो दुख नहीं देती है वो। ये वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं। वो कौन कौन सी है वो यहाँ बता दिया। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति है। ये 5 प्रकार। अच्छा, ये 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। और ये क्या है? क्लिष्ट भी है और अक्लिष्ट भी है। तो इस क्लिष्ट और अक्लिष्ट के अनुसार देखेंगे तो एक वृत्ति के 2 प्रकार हैं, इसको भी समझ लेना। कोई कहे कि भाई वृत्तियां कितने प्रकार की? 10 प्रकार की होते हैं क्या? तो आप क्या कहोगे बताओ? आप हाँ या क्लिष्ट ना और कहो? अक्लिष्ट, क्लिष्ट और अक्लिष्ट को ऐड करेंगे ठीक है। स्वरूप को तो उसका 10 हो जाएगा। एक हाँ नेगेटिव एक पॉजिटिव। हाँ, ठीक है। चलो अब आगे करते हैं इसको। प्रमाण क्या है, विपर्यय क्या है, विकल्प क्या है? प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम प्रमाणानि। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। यहाँ प्रश्न बनेगा कि कितने प्रकार के प्रमाण हैं? 3 प्रकार के प्रमाण। ठीक है, अब समझो प्रमाण क्या चीज है? जिस साधन के द्वारा पदार्थ का स्वरूप जो है, उसको ठीक ठीक जाना जाता है, उसके द्वारा ठीक ठीक परिज्ञात किया जाता है, वो प्रमाण है। और वो साधन कौन कौन से हैं? वो प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम है। लिख सकते हो, जिस साधन के द्वारा पदार्थ का स्वरूप ठीक ठीक परिज्ञात होता है वह प्रमाण है। ठीक है, अब क्या कहा? प्रत्यक्ष, अच्छा इसके अनुवाद में क्या है? बुद्धि प्रति संवेदी, इसमें कुछ नहीं आएगा, कुछ अच्छा नहीं। अब प्रमाण वृत्ति का लक्षण बता रहे हैं। अरे कहाँ गया? प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, यहीं से देख लेते हैं। हाँ, प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष मतलब कि भाई जो आप प्रत्यक्ष करते हो, अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 विषयों का जब आपका संबंध होता है तो वो आपका प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। हो गया क्लियर? नेत्र से आप किसी को देखोगे, रूप का ग्रहण करोगे, तो ये आपका प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। ठीक है, श्रोत्र से आप किसी शब्द को सुनोगे, कोई आके आपको बोल रहा है कि भाई चल वहां चलते हैं, तो ये भी आपका प्रत्यक्ष प्रमाण है। किसी दिव्य सुगंध सुनोगे, इसको ऐसे लिख सकते हो, नेत्र, श्रोत्र, घ्राण, ठीक है, रसना, और चौथा 5वां क्या है? त्वचा, त्वक। और इनके विषय क्या है? रूप, रस, गंध, शब्द होगा इसका शायद, रस, और त्वच, स्पर्श। अब देखो, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है आपका। नेत्र से आपने किसी को देखा तो ये प्रत्यक्ष है। श्रोत्र से आपने किसी के शब्दों को सुना, ये प्रत्यक्ष है। किसी दिव्य गंध को आपने सुना, दिव्य सुगंध को सुना, ये प्रत्यक्ष है। रसना से आपने किसी अच्छे रस को ग्रहण किया, ये प्रत्यक्ष है। ये आपका प्रत्यक्ष प्रमाण है। और प्रत्यक्ष प्रमाण
क्लिष्ट भी होता है, अक्लिष्ट भी होता है। किसी अच्छे आदमी को जिससे आपका प्रति मोह है उसको आप देखोगे तो आपका सुख का अनुभव होगा, और किसी दुश्मन को आप आता हुआ देखोगे तो आपको क्रोध भी आएगा और दुख का भी अनुभव होगा कि भाई उसने मेरे साथ बुरा किया। श्रोत्र शब्द, अच्छे दिव्य शब्द सुनोगे तो आपको अच्छा महसूस होता है, और कोई भाई आपको गंदे शब्द सुनाता है तो आपको दुख भी होता है। घ्राण, अच्छे घ्राण लेते हो आप, अच्छी सुगंध आएगी तो आपको क्लिष्ट वृत्ति होगी, वो अक्लिष्ट वृत्ति होगी। और जब भाई कहीं आप चल रहे हो, वहां पर सड़क पर कोई जानवर मरा पड़ा है उसको आप सूंघते हो, तब आपकी अक्लिष्ट वृत्ति होती है। इस प्रकार से आप देख लेना इसको, ठीक है, समझ में तो आ गया होगा। अनुमान प्रमाण क्या है? अनुमान प्रमाण को आप इस तरीके से समझो, अनुमान प्रमाण की आप डेफिनेशन लिखो तो नित्य संबंध होता है इसमें। दो वस्तुओं में नित्य संबंध होता है, उनमें से एक को देख करके दूसरे का अनुमान करना अनुमान प्रमाण, ठीक है। दो वस्तुओं में नित्य संबंध होता है, उनमें से किसी एक को देखकर दूसरे का अनुमान करना। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली है, दर्शन की भाषा में ये प्रश्न आ सकता है, लिंग को देखकर लिंगी का ज्ञान करना, ठीक है। ये किस कौन सा प्रमाण है? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, आगम प्रमाण, तीन ऑप्शन आ जाएंगे, चौथा प्रमेय आ जाएगा। तो आप कौन सा लगाओगे? तो कौन सा तो आप लगाओगे? अनुमान आगम। प्रमाण, अनुमान अनुमान। प्रमाण। और यहाँ आपका ये भी आ जाएगा, हेतु को देखकर हेतुमान का ज्ञान, हाँ जी। ठीक है, ये भी आ जाएगा। यहाँ पर हेतु मतलब कार्य, और हेतुमान कारण, कार्य को देखकर कारण का ज्ञान लगाना। कार्य क्या है? वर्षा का पानी जमा हुआ है। कारण क्या है? वर्षा हुई है, ठीक है। अनुमान प्रमाण में कुछ और समझाना तो बताओ। इन तीन चीजों को देख नहीं। लेना। दर्शन, दर्शन की भाषा में हेतु को देखकर हेतुमान का ज्ञान, लिंगी को देखकर लिंग का ज्ञान, लिंग को देखकर लिंगी का ज्ञान, कार्य को देखकर कारण का ज्ञान करना अनुमान प्रमाण का वो होता है, ठीक है। आगे जी। चलो। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम तदरूप प्रतिष्ठम। विपर्यय, विपर्यय क्या है भाई? विपर्यय मिथ्या ज्ञान है, विपर्यय को ही मिथ्या ज्ञान कहा है। और क्या कहा? एक मिनट, इसमें व्यास भाष्य में तो कुछ था नहीं, पीछे रह गया वो, नहीं है। देखो यहाँ अतद रूप प्रतिष्ठ को समझना है। ये क्या है? तद रूप, देखो ये लिख रखा, तद रूप प्रतिष्ठम, ये शब्द टूटे हैं यहाँ पर। अब इसको ए को मिटा दो। तदरूप प्रतिष्ठ का अर्थ क्या होगा? स्वरूप में अवस्थित, स्वरूप में प्रतिष्ठित। और अतद्रूप प्रतिष्ठ का अर्थ क्या हुआ? जो अपने स्वरूप में स्थित ना हो, ठीक है, पदार्थ का वास्तविक स्वरूप को प्रकाशित नहीं करना, वही मिथ्या ज्ञान है। जैसे सांप को देखकर रस्सी का ज्ञान हो जाना, वो सांप को देखकर कि भाई अपने स्वरूप में तो है नहीं, वो मिथ्या ज्ञान यही तो है कि भाई सांप को देखा, वो रस्सी मान रहे थे और सांप देखा तो भाई वो लगने लगा कि भाई ये तो सांप है। समझ में आया? कि जैसे कोई रस्सी पड़, कोई सांप पड़ा है, ठीक है, और आप गए, उसने आपने उसको रस्सी समझ लिया, तो ये मिथ्या ज्ञान है, विपर्य ज्ञान है। उसको आप जब आप उसको देखोगे तो आपको क्लिष्ट वृत्ति होगी कि भाई आपको दुख होगा। और जब आप उसको, अक्लिष्ट वृत्ति कैसे होगी? कि भाई आपको तो रस्सी ढूंढनी थी और आपने दूर देखा कि हाँ वो रस्सी पड़ी है, तो रस्सी मिल गई। जब आप उसके पास गए तो आपने देखा ये तो सांप था, फिर आपको दुख होगा। किसी को अच्छे से समझाना है ये, या आ गया? बताओ। आ गया समझ। बता देना कुछ रह जाए तो। सेयम पंचपरया भवती इति अविद्या। यहाँ पर क्लेशों को पांच वो बताया, ये ध्यान रखना। अविद्या को पंचपर्व बोला है। पंचपर्व कौन कौन से हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, पंच क्लेशा। ये आ सकता है। पंचपर्व क्या है?
क्लेश और दो तीन ऑप्शन आ जाएंगे, यम नियम सी, ठीक है। इस तरीके से तो आपको लगाना है पंच, और पंच विपर्य भी क्लेशों को ही बोला है, ठीक है। और कुछ नहीं, हाँ ये चीज और है यहाँ, इनका मिलान आ सकता है। एतएव इन्हीं को स्व संज्ञा अभिस्तमो, इन्हीं को ये दूसरी संज्ञा दे दी है। क्या संज्ञा दे दी है? तो इन्होंने इसमें बोल दिया है कि भाई अविद्या को तम बोल दिया, अस्मिता को मोह बोल दिया, राग को महामोह बोल दिया, द्वेष को तमिस्त्र बोल दिया, अभिनिवेश को अंध तमिस्त्र बोल दिया। क्लियर है? समझ में आ रहा है? क्या नीचे क्या हाँ जी। अभिनिवेश, इन्हीं को अविद्या को तम बोल दिया, अस्मिता को मोह कह दिया, राग को महामोह, और द्वेष को तमिस्त्र, और अभिनिवेश को अंध तमिस्त्र। तो यहाँ मिलान आ जाएगा आपको कि भाई इसका मिलान करके बताओ, तो इसको आपको देख लेना अच्छे से। समझ में आ रहा है या थोड़ा और अच्छे से करवाऊं? नहीं सर, सब ठीक है। शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प है। शब्द ज्ञान का अनुपाती अनुसरण करने वाला किंतु वस्तु शून्य, वस्तु से शून्य है, वो विकल्प वृत्ति है। विकल्प का अर्थ क्या होता है? कोई बताएगा? समाधान। क्या? पर्याय है ना। समाधान। मतलब बहुत सा विकल्प है, एक ही का पर्यायवाची मतलब बहुत सा विकल्प रखा हुआ है, ऐसा देखो हमको अगर सिलेक्ट हम करने के लिए सब। संस्कृत के अनुसार इसका अर्थ करेंगे तो निकलेगा विशेषण कल्पित है, विकल्प। विशेष प्रकार से कल्पना की जाए वो विकल्प है, ठीक है। ये एक सामान्य अर्थ समझ सकते हो आप विकल्प का, अर्थात कल्पना। अब क्या कह रहे हैं? शब्द ज्ञान अनुपाती, शब्द ज्ञान का अनुसरण तो हो रहा है किंतु वस्तु से शून्य है, वो विकल्प वृत्ति है। अब शब्द ज्ञान का अनुसरण कैसे करेंगे? जैसे एक शास्त्रों में एक स्त्री आती है, उसका नाम है वंध्या, और उस वंध्या स्त्री का कोई पुत्र नहीं हो सकता, कोई पुत्री, कोई संतान नहीं हो सकती, ठीक है। और उसका कहें कि वंध्या का पुत्र, तो शब्द ज्ञान का तो अनुसरण है किंतु स्वरूप तो नहीं है, वस्तु का, पदार्थ का स्वरूप तो नहीं है, उसके तो पुत्र हो ही नहीं सकते। जैसे कोई कहे आकाश का फूल, आकाश का कोई फूल होता है क्या? नहीं होता। शब्द तो है, शब्द ज्ञान तो दे दिया किंतु वो फूल पदार्थ तो नहीं है। कोई आपको कहे आपके लिए मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा, कि भाई उस समय तो वो खुश होगा, अच्छा चांद तारे तोड़ लाएगा, तो वो कह दिया उसने, वो शब्द का अनुसरण कर रहा है, खुश हो गया उस टाइम पर। बाद में पता लगा ये तो गिलास का पानी, क्या गिलास भी नहीं पकड़ा सकता मेरे को, चांद तारे तो कहाँ तोड़ के लेके आएगा। तो भाई शब्द का जहां अनुसरण होता है, और जो पदार्थ है वो शून्य रहता है, पदार्थ का अभाव रहता है, वो विकल्प वृत्ति है। हो गया? चलो, जी सर। कुछ नहीं आया हो तो पूछ सकते हो, देखो। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। अभाव का अर्थ है अभाव हो जाना किसी भी चीज का। भाव मतलब उसका रहना, अभाव मतलब नहीं रहना। प्रत्यय का अर्थ है ज्ञान, आलंबन उसके साथ संबंध होना, वृत्ति निद्रा है, अर्थात उस ज्ञान का आलंबन का अभाव, अर्थात उस ज्ञान के संयोग का न रहना क्या कहलाएगा? वृत्ति निद्रा कहलाएगा। जैसे इसको आप ऐसे समझो, जागृत अवस्था में आपने कुछ चीज देखी, आपने उसको अनुभव किया, ठीक है। स्वप्न अवस्था में आपने कुछ चीज देखी, उसको आपने अनुभव किया। तो जो अनुभव हो रहा है वो आपकी वृत्ति है। और जब उसका जो आपको सुख, मान लो आपने पूरे दिन कुछ कार्य किया, कार्य करते तो आपको थकान हो गई, शाम को अच्छी नींद आई, तो नींद आने के बाद जब आप उठते हो तो आप क्या कहते हो? अरे यार आज तो बड़ी अच्छी नींद आई मेरे को।
तो ये होगी आपकी वृत्ति निद्रा, ये निद्रा वृत्ति हो गई आपकी, और वो ज्ञान का अभाव रहता है इसमें। क्यों? स्वप्न अवस्था में जागृत और स्वप्न अवस्था में तो ज्ञान रहता है, किंतु निद्रा अवस्था में वो ज्ञान नष्ट हो जाता है। निद्रा अवस्था में किसी का कुछ ज्ञान रहता ही नहीं। तो एक तरीके से ये भी कहते हैं कि भाई जागृत और स्वप्न अवस्था, जब आप स्वप्न अवस्था में सो रहे होते हो या जागृत अवस्था में आप कुछ अनुभव कर रहे होते हो, स्वप्न अवस्था में सोने का जस्ट पहले की अवस्था जो है वो स्वप्न अवस्था है। कुछ सोच रहे हो, यार मेरे पास बाइक आ जाए, मैं बाइक ले आऊं, बाइक चलाऊंगा, और रात को ही फिर बाइक आ भी गई आपको सपने में, बाइक चला भी रहे हो, आप सवेरे उठते हो, अब फिर ना बाइक है और ना कुछ और है, ज्ञान तो, ज्ञान का अभाव कुछ भी नहीं है, और फिर वही आपकी निद्रा निद्रावृत्ति होगी, आपको फिर दुख हुआ उस चीज का, यार ये तो है ही नहीं। ठीक है, आया कुछ समझ में? जी सर। नहीं आ रहा शायद, है क्या आ रहा है? जी जी सर, आ रहा है। जो हम निद्रा में सुख दुख की अनुभूति करते हैं ना, उस ज्ञान के आलंबन से जो वृत्ति उत्पन्न होती है वो निद्रा वृत्ति कहलाती है, ये समझ लो आप। ठीक है, तो आलम्बन से मतलब यहाँ पे क्या बना, क्या तात्पर्य हुआ? आलंबन मतलब उस ज्ञान का आलंबन नहीं रहता। आलंबन आश्रय ले, देखो ये आश्रय लिख रखा है, संयोग लो। ठीक है, नहीं सर, अभी भी क्लियर नहीं हुआ आलम्बन से और जो मतलब। सपना मैंने देख रहा उसका आभास फिर नहीं रह पाता है, ऐसा पूरा तरह से हम बता नहीं सकते हैं ऐसा। हाँ नहीं देखो, आप मैं बता देता हूँ। निद्रा कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की। उसकी स्वाभाविक स्थिति क्या है? सात्विक, राजसिक और तामसिक, 3 प्रकार की निद्रा आप समझो। ठीक जी है, जब हम निद्रा में में होते हैं तो हमें कोई ज्ञान व अनुभूति नहीं होती, जी तो इसे हम वृत्ति मानने की क्या जरूरत है? अगर आप ये सोचो, तो आप ये मानो कि आप सवेरे सवेरे प्रातः काल उठते हो, तो आप कहते हो कि यार मैं तो सुखपूर्वक सोया, साचा संप्रबोधे, कि मेरे को, मैं अच्छे से सोया, फिर कहते हो यार फिर मैं अच्छे से नहीं सो पाया। तो आपकी ये जो वृत्ति है, कौन सी? सात्विक हो गई तो सुखपूर्वक सोओगे, राजसिक होगी तो दुखपूर्वक सोओगे, तामसिक होगी तो आपका शरीर भारी भारी दुखने लगेगा। ठीक है, वो कैसे हुआ? वो ज्ञान तो था नहीं, अनुभव तो कुछ किया नहीं, फिर भी आपको बाद में अनुभव हो रहा है। इसका मतलब ये बता रहे कि भाई आपने वैसे तो उस चीज को समझा नहीं। जब आप उठते हो, कोई कहेगा कि भाई कि ये वृत्ति निद्रा कैसे हो गई, क्योंकि ज्ञान का आलंबन तो है ही नहीं, क्योंकि ज्ञान तो है ही नहीं वहां पर। तो फिर ये कह रहे कि भाई अगर ज्ञान नहीं है, तो आप ये बताओ, सवेरे सवेरे उठ के आप कहते हो कि भाई अच्छा सोया बुरा सोया, तो वो कहाँ से आया ये बताओ? थकान से, कि जो थकान नहीं थी या एक फ्रेशनेस जो नहीं थी या थी जैसे भी। हाँ हाँ, तो मानते हो ना वो भी वृत्ति होगी, तो इसी कारण ये जी निद्रा वृत्ति कह दी। जी, अगर मतलब ये, अगर मैं इसको ऐसे कहना चाहूँ तो ये कुछ ऐसा हो सकता है कि जब हम सोते हैं, जो स्वप्न है या नहीं भी है तो भी, अगर नहीं भी है, क्योंकि उठने के बाद कई स्वप्न तो याद भी नहीं रहते, लेकिन हाँ वो जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो कुछ चल रहा होता है, जब हम उठते हैं, तो वो प्रक्रिया जो होती है हमारी इमोशनली, जो कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड जो हमारे अंदर चल रही होती है, उसने हमें सोने नहीं दिया एक्चुअल में। हाँ, तो ये बात मैं उसने हमें आपको कहीं ना समझाना कहीं चाह रहा सोने था। नहीं हाँ दिया। बिल्कुल और ठीक है आप, ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था, ये ठीक है। अब इसको दूसरे ठीक तरीके ठीक से भी मैंने बताया था कि भाई वो जो ज्ञान है वो बाइक वाला जी सोचता है, किंतु वो उस समय अवस्थित नहीं रहता वहाँ। ठीक है, ये आप जी जी, मैं ये बिल्कुल ठीक। पॉइंट मैं। तो आगे क्या है? इसमें कुछ आया प्रश्न? नहीं, खुद से पढ़ोगे तो भाई साहब होगा सबका। भाष्य का अध्ययन स्वाध्याय करना पड़ेगा। अनुभूत विषया संप्रमोश स्मृति। देखो यहाँ संप्रमोशय का क्या अर्थ है? प्रमोशय का अर्थ क्या है? मोशय, 3 शब्द निकले हैं, सम, प्रय, मोशय। सम उपसर्ग, प्रय उपसर्ग, मोश का अर्थ होता है चुराना। ठीक है, मोश का अर्थ होना है चुराना। तो क्या चुराना, यहाँ पर अर्थ क्या लिया है? भूल जाना। तो
सम अच्छी प्रकार से, प्रकृष्ट प्रकृष्ट रूप से भूल जाना, मतलब कि पूर्ण रूप से भूल जाना। जैसे अनुभूत विषया संप्रमोश स्मृति, अनुभव किए हुए विषयों को पुनः स्मरण होना स्मृति वृत्ति है, पुनः स्मरण होना। हाँ, ये असंप्रमोश है, ठीक है। ये देखो अब मेरा गलत हो गया, यहाँ संप्रमोशन लगा रहा था मैं, भूल जाना, और यहाँ निकलेगा असंप्रमोशन न भूलना। तो अनुभव किए हुए विषयों को असंप्रमोशन न भूलना, ये हमारी कौन सी वृत्ति है? स्मृति वृत्ति है। आगे आया था ना एक सूत्र, दुखम हेयम अनागतम, कि भाई आने वाला जो दुख है उसको हेय, वो छोड़ने योग्य है। तो प्रश्न क्या बनता है कि भाई जो दुख जा लिया, जो हमने भोग लिया, और बाद में उसको हम याद करके पुनः दुख अनुभव करते हैं, तो वो भी छोड़ने योग्य है या नहीं छोड़ने योग्य है? तो वहां कहते हैं महर्षि व्यास जी कि भाई जो तुम याद करके जो तुम दुख को अनुभव कर रहे हो, वो भी तो भविष्य में आने वाला दुख है। तो यही वृत्ति है। वृत्ति मतलब क्या? अनुभव किए हुए, चाहे वो अच्छे विषय अनुभव करोगे तो उन विषयों की स्मृति आपके दिमाग में आएगी, तो आप अच्छा अनुभव करोगे उस समय भी। तो ये स्मृति वृत्ति है। अगर दुख विषयों को आप आओगे, दुख दुख जो आपने, कहीं आपका नुकसान हो गया, कहीं आपकी गाड़ी वाड़ी की टक्कर लग गई, ठुक गई 10 दिन पहले, और उसको फिर आप आज सोच रहे हो, तो ये भी एक प्रकार से अनुभव किए हुए विषयों को न भूल पाना स्मृति वृत्ति है, ठीक है। तभी तो इन वृत्तियों का निरोध बताया है। क्लियर है? हाँ जी। ना हो तो पूछ लेना भाई। देखो ये सूत्र आ सकता है, स्मृति कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? क्लिष्ट और अक्लिष्ट। नहीं, यही चीज तो ध्यान देने योग्य। देखो, सच द्वयी भविता स्मृत्या च अभाविता स्मृति, च स्वप्ने भाविता स्मृति, जागृते अभाविता। तो यहाँ बता दी, जो स्मृति होती है ना, सॉरी मैंने वृत्ति पूछा था या स्मृति आपसे? स्मृति। स्मृति था। हाँ, जो स्मृति है ये, इसको आप लिखो 2 प्रकार की स्मृति करके। व्यास भाष्य में आया, ये आ सकता है। स्मृति 2 प्रकार की, भाविता, अभाविता। ठीक है, भाविता मतलब काल्पनिक स्मृति, अभाविता मतलब वास्तविक स्मृति। स्वप्न अवस्था में भाविता स्मृति होती है, काल्पनिक स्मृति होती है, और जागृत अवस्था में अभाविता स्मृति होती है, अर्थात वास्तविक स्मृति होती है। समझ में आ गया? ये व्यास जी ने कहा है, स्वप्ने भाविता स्मृति, जागृते अभाविता स्मृति, व इति साच द्वयी भवती। ठीक है, क्लियर हो गया? सच मतलब कि ये हुआ कि एक जो हम कॉन्शियस माइंड से ले रहे हैं और एक हमारा अनकॉन्शियस माइंड से आ रहा है, हाँ, ये मान लो आप। और इस अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं जो पूर्व जन्म की, नहीं पिछले जन्म की ना, पूर्व जन्म, उसके भी कहीं ना कहीं पे होने चाहिए। अगर स्मृति के अगर अगर उसको आप पढ़ोगे, अच्छा है ना उसको वो, जब इसके आप अंदर कनेक्शन। यहाँ यहाँ उसको रिलेटेड मत करो। अच्छा भी ना करो, ठीक है। नहीं, जब आप कैवल्य का स्वरूप पढ़ोगे तो वहाँ अच्छे से जी, बताया हुआ, ओके। बड़े अच्छे से बताया, उसको पढ़ने में मजा आएगा। 3 पाठ तो ऐसे ही है। तो ये भाविता और अभाविता 2 प्रकार की स्मृति है। जब हम कह रहे थे कि भाई अनुभव किए हुए विषयों को असंप्रमोश न भूलना, वो स्मृति है। अब चाहे आप भाविता, भाविता मतलब काल्पनिक स्मृति, स्वप्न अवस्था में आपने कुछ अनुभव किया, अच्छा अनुभव किया, और वो आपको मान लो याद हो गया, और फिर सुबह उठ के कहते हो यार वो तो फिर अच्छी चीज थी यार, उसको तो फिर कल फिर अनुभव करने की आप कोशिश करोगे। वास्तविक मतलब कि वास्तविक आपने आम खाया, आम का जो आपने, आम खाने के बाद जब आपका जो सुख अनुभव हुआ, सुख अनुभव किया, तो फिर आपने स्मृति बन गई आपके दिमाग में, और फिर आप जब फिर दोबारा आम को देखोगे तो फिर उसको खाने की इच्छा होगी, होगी कि नहीं? ये हो गई आपकी अभाविता, जागृत अवस्था में वास्तविक स्मृति।
सर भाविता भी तो जागृत अवस्था में हो सकती है ना, क्योंकि भाविता काल्पनिक काल्पनिक स्मृति है, ये स्वप्न अवस्था में होगी। अभाविता वास्तविक लेकिन स्मृति है, कल्पना स्वप्न अवस्था जैसे में बाद में जाएगी वो, समझो। पहले सर वास्तविक अनुभव होंगे, बाद में स्वप्न अवस्था में जाएगी वो, ठीक है। सर जैसे कि आपने कहा काल्पनिक है, काल्पनिक तो जगी आंखों से भी होता है, तो क्या वो वाला काउंट नहीं होगा, वही काउंट होगा जो सोते समय का है? नहीं, इन्होंने एक बस बताया है व्यास जी ने इतना, क्योंकि ये भाविता जो है ये काल्पनिक है, काल्पनिक जो है अपनी स्वप्न अवस्था में होती है। अधिकतर व्यक्ति कल्पना स्वप्न अवस्था में ही करता है अच्छी प्रकार से। अब बैठे हो, बैठा बैठा व्यक्ति कल्पना कर रहा है कि भाई ऐसे वैसे ये है, मैं वो हो जाऊं, ये हो जाऊं, फिर जागृत अवस्था में। किंतु उसका जो अनुभव जो होगा वो उसका होगा आपको अच्छे से उसमें स्वप्न अवस्था में। उस समय आपको कुछ नहीं, मतलब कि उस समय स्वप्न देखते समय आपने कुछ अनुभव किया है, और वो जो अनुभव जी हुआ होगा वो कैसा अनुभव था, दोनों है, अनुभव बैड भी जुड़ा है है ना गुड। इसके साथ। हाँ। अब काल्पनिक जब आप जागृत अवस्था में करोगे तो वो आपका इतना अनुभव नहीं हो पाएगा उस चीज के बारे में जितना स्वप्न में हो पाएगा। और अभाविता वास्तविक में आपका पूरा अनुभव हो जाएगा, उसमें आम खाया, आम का सुख प्राप्त होगा आपको। ये कुछ ऐसा होगा जैसे कि, अगर मैं समझ रही हूँ ठीक, कि काल्पनिक तो हुआ, लेकिन वहां जहां हमारा कंट्रोल नहीं है वैसी काल्पनिकता हुई। क्योंकि अगर हम जागी आंखों से करेंगे तो ऐसा की प्लानिंग हुई, या जो भी हम एक तरह से उसको हम अपने दिमाग में लेके चल रहे हैं, जो काल्पनिक भी तो काल्पनिक इमेजिनेशन लेके चल रहे हैं, वहां तो मेरा कंट्रोल है। लेकिन सपने में मेरा कंट्रोल कोई नहीं होता, वो काल्पनिक जो इमेजिनेशन जो इल्यूजन हाँ है उसमें हमारा वह कंट्रोल नहीं होता। हाँ चीजों का है ना। तो सर एक जी तरह समझ से नहीं, क्या, सॉरी आवाज बहुत कट गई थी, समझ नहीं आई ये वाली बात। तो पूरा दोबारा समझाऊं क्या। नहीं नहीं नहीं, भावित सिर्फ ये वाली लाइन। तो तो क्या करना है ये बताओ, आगे चले या बताऊं एक बार और। नहीं सर, दोबारा नहीं अभाविता ही बताना। एक्सप्लेन करो सर, भाविता तो समझ गए, अभाविता ही खाली एक्सप्लेन करो थोड़ा सा। जी जी। अभाविता क्या है। लास्ट वाली अभाविता, दो आवाज मतलब आवाज नहीं आई थी आपकी, इसीलिए। ओहो चलो, मैं एक बार दोनों दोबारा बता देता हूँ, जल्दी जल्दी बता देता हूँ। भाविता और अभाविता दो प्रकार की स्मृति बताई है व्यास जी ने। स्वप्न में भाविता होती है, अर्थात काल्पनिक बोल सकते हो उसको, है ना। और जागृत अवस्था में होने वाली जो होती है वो अभाविता होती है, अर्थात वास्तविक स्मृति होती है। अब स्मृति कब उत्पन्न होती है आप ये समझो। स्मृति जब उत्पन्न होगी जब आप किसी चीज का अनुभव करोगे। अब जब आपने अनुभव ही नहीं किया, आपने आम खाया, आम खाने के बाद सुख हुआ उसका, वो जो सुख होगा उसका अंश आपके दिमाग में बैठ जाएगा, वो जो अंश बैठ जाएगा वही स्मृति है। ठीक है। और जब आपने उसका अनुभव किया, दोबारा उसके प्रति इच्छा होगी, दोबारा खाओगे, उसको मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो दुख होगा। समझे वास्तविक स्मृति को, जागृत अवस्था वाली को, अभाविता को। ऐसे ही भाविता स्मृति है, काल्पनिक स्मृति। जब इन्होंने व्यास जी ने कहा ये स्वप्न अवस्था में होगी, स्वप्न अवस्था में जब होगी, जब स्वप्न आप देख रहे हो, स्वप्न आप देखते देखते आपको क्या कहोगे कि उस चीज का अनुभव होगा, उस स्वप्न का अनुभव होगा। तो अनुभव होगा तो ये आपकी काल्पनिक स्मृति है। ठीक है, कल्पना ही है, ये वास्तविक नहीं है। ठीक है, ये दो प्रकार की स्मृति है। ठीक है। और कहने का मतलब क्या है, ये जितने भी पांच स्मृतियां हैं, तो दो स्मृतियां हैं, और ये जो भी पांच वृत्तियां हैं ये सभी सुख दुख देने वाली हैं, मोह उत्पन्न करने वाली हैं। तो इनका निरोध करना चाहिए। निरोध कैसे करे। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध है, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उनका निरोध करना चाहिए। अभ्यास क्या है और वैराग्य क्या है। अभ्यासेन वैराग्य तेषां वृत्तीनां निरोधः कर्तव्य, मतलब कि अभ्यास के द्वारा उन वृत्तियों का निरोध करना। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उन वृत्तियों, तो इन्होंने ये बता दिया, साधन बता दिया चित्त वृत्तियों को किस तरीके से रोकें। तो अभ्यास क्या है वहां बताएंगे, तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यास है, यहाँ कुछ है नहीं ना।
देखो, एक सूत्र एक चीज और छूट गई है, वो लास्ट में बता देंगे हम आपको। ज्यादा तो नहीं हो रहा, समय हो गया क्या? सर 3-5 हो गए। स्टॉप करें, आगे कल करवाएं? जी सर जी। ठीक है, चलो सबको एक बार शांति पाठ कर। एक चीज और थी यहाँ पर, योग चित्त वृत्तियों में एक सूत्र वो प्रश्न आ जाता है, योग चित्त वृत्ति निरोध कितने प्रकार का है, आता है ना? जी वो कितने प्रकार का बताएगा कोई? योग चित्त वृत्ति निरोध कितने प्रकार का है? तो सर तो, तो सर अभ्यास, वैराग और ईश्वर प्रणिधानी के द्वारा निरोध कर सकते हैं चित्त वृत्तियों को, नहीं ऐसा? समझ। अभ्यास और वैराग्य है, 2 है। अभ्यास और योग वैराग्य। चित्त वृत्ति निरोध है, सूत्र बोला, प्रश्न आ गया, योग चित्त वृत्ति निरोध कितने प्रकार का है? 1 2 3 4 बताओ। 5 वृत्तियों का निरोध। हाँ, 1 2 3 4 5 बताओ कितने प्रकार का? 5 प्रकार का अगर बोलेंगे कि वृत्तियां जो है पंचतः बताई है, क्लिष्टा और क्लिष्टर ध्रुव बताई है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आया कितनी वृत्तियां तो हम 5 ही बोलेंगे ना वहाँ पर। 10 बोलेंगे ना? नहीं, ये देखो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज इस चीज पे। प्रश्न बता देंगे देखो, फिर से सर। सुनो, योग चित्त वृत्ति निरोध, योग चित्त वृत्ति निरोध कितने प्रकार का है? 10 प्रकार का चित्त फिर तो हुआ। चित्त वृत्ति निरोध कितने प्रकार का है? 10 प्रकार देखो के आप, वृत्तियों का निरोध मतलब ही चित्तवृत्ति निरोध होगा ना सर? न तत्र किंचिदपि ये समझ, देखो, द्विविध स योग चित्त वृत्ति निरोध है। स वह जो चित्त वृत्ति निरोध है 2 प्रकार का है। अभ्यास वैराग्य की स्टेज जो है वो आपकी चल रही होती है उस समय पर। चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाना, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, पूर्णतः ऐसे तभी तो चित्त वो वृत्तियां निरोध होती हैं। तो प्रश्न आ गया, योग चित्त वृत्ति निरोध कितने प्रकार का है, या फिर चित्त वृत्ति निरोध कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। वो कौन सा? संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। ठीक है, यही से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वृत्तियों का निरोध के ऊपर पूछा जाएगा, वो कितनी हमें निरोध करनी है। बताएं दोबारा। हाँ जी प्लीज एक बार ये वाला रिपीट कर दीजिए। उस अवस्था में संप्रज्ञात स्थिति में ज्ञात पदार्थों का परिज्ञान नहीं होता, वो अलग बात है। अभी वह चित्त वृत्ति निरोध योग 2 प्रकार का है। वो ऊपर क्या बात चल रही थी, जिसमें संस्कार शेष मात्र नहीं रहते, ऐसे ऐसे निर्भीत समाधि, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, नीचे हिंदी में व्याख्या में दिया होगा। देखो, यह चित्त वृत्ति निरोध 2 प्रकार का है, एक संप्रज्ञात दूसरा असंप्रज्ञात। चित्त वृत्ति निरोध बराबर करके असंप्रज्ञात समाधि की सिद्धि हो जाने पर योगी की क्या स्थिति होती है, इसको सूत्र अगले को बताते हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि चित्त वृत्ति निरोध 2 प्रकार का है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। ठीक है, पहले हम संप्रज्ञात समाधि के द्वारा अपनी चित्त वृत्तियों को निरोध करेंगे, और जब असंप्रज्ञात समाधि में चले जाएंगे तो उस सत्व गुणात्मिका विवेक ख्याति का भी निरोध कर देते हैं। ठीक है, तो वो असंप्रज्ञात अवस्था में होता है। तो चित्त वृत्ति निरोध 2 प्रकार का आपका। ठीक है जी जी थैंक यू। रिकॉर्डिंग बंद कर दो, प्रश्न पूछता हूँ, कौन करेगा? सर स्टार्टिंग में आप